हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समावेशी विकास है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और समावेशी विकास को पढ़ने से पहले हमने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मतलब है आर्थिक विकास, दोनों हमने पढ़ा और उसके कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ में बताया। और मैं आगे भी इसको बताऊंगा, लेकिन जो समावेशी विकास है उसको पढ़ेंगे तो उसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आर्थिक समृद्धि प्लस जो आर्थिक विकास है दोनों के कॉन्सेप्ट को रखा जाता है। मतलब मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों के आधारों को इसमें समावेशित किया गया है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, बहुआयामी मानक स्तर। आप देखते हैं इसके अंदर विकास के साथ में आप समृद्धि को भी जोड़ते हैं और समृद्धि के साथ में विकास को जोड़ते हैं। इसमें सभी को साथ में लेकर विकास करने की बात चलती है। और जब इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मात्रात्मक वृद्धि भी होती है और जो विकास है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इनको पढ़ेंगे हम कि इसमें जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इसके अंदर जैसे मानव विकास होता है, मानव विकास सूचकांक जैसे आता है तो आप उसके संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें कई सारे अप्रोच हैं। हम लोग बात करते हैं आगे इसमें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आर्थिक समृद्धि हमने पढ़ा, फिर आर्थिक विकास पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, फिर बाद में पढ़ेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको लेके। लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये इकोनॉमी का हमारा तीसरा वीडियो है और आप देख सकते हैं समावेशी विकास को बात करते हैं। आखिर क्या है समावेशी विकास और इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि जब आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बारे में पूछता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इस पूरे पैरामीटर को समझ जाएंगे। अगर वंचना का एक प्रकरण टूटता है तो वो सारे प्रकरण को क्या करता है, पूरी साइकिल को डिसबैलेंस कर देता है। अगर हम एक बैलेंस, अगर मान लो कि एक प्रकरण को अगर संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस में ले आते हैं, तो फिर वो प्रकरण जो है वो संतुलित अवस्था में वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में भी बताऊंगा और हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या मतलब है इसका कि देश के आर्थिक विकास का लाभ जो है, जो समावेशी विकास है, कि देश के, देख लीजिए समावेशी विकास, कि देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो। यदि संसाधन हो तो संसाधनों का वितरण न्यायोचित रूप से हो। सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है कि सभी को साथ में लेके सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, उन चीजों को लेके कहा गया है। अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक क्षेत्र को, पर्टिकुलर कुछ लोगों को आप क्या कर रहे हैं, विकास की धारा में लेके आ रहे हैं और बाकी लोगों को आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मुख्य धारा में नहीं है तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट या फिर अन्य तरीकों से क्या किया जाए, इनिशिएटिव किया जाए, जिसके मदद से उनको क्या किया जाए, मुख्य धारा में लेकर आए। चाहे गवर्नमेंट स्कीम के तहत लेकर आए या फिर जो ऋण का माध्यम है या फिर और अन्य जो उपाय हैं वो करके। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक विकास का समावेशन होता है। ठीक है, दोनों के आधार को रखा जाता है। इसमें जीडीपी भी मापी जाती है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, लेकिन मैं आगे बताऊंगा इसमें। ठीक है, आप देख लीजिए मात्रात्मक में जैसे जीडीपी हो गया, फिर बाद में जीएनपी हो गया, फिर एनडीपी हो गया, फिर एनएनपी हो गया, फिर आप पर कैपिटा इनकम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सारा इसमें शामिल होता है। ठीक है, और विकास की गुणात्मक की बात करते हैं तो ये एक दृश्य नहीं होता है, लेकिन आप देखते हैं इसको मात्रात्मक रूप से नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इसके अंदर जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, कौशल हो गया, तो ये जो चीजें हैं वो इनके लिए की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास जिसके अंदर जो, जैसे आप देखते हैं कि जो आय की समानता है, हम लोग जब आय की समानता और असमानता के संदर्भ पढ़ेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि आर्थिक आधार पर आप देखते हैं संसाधनों का जो उपयोग है और उनका जो प्रबंधन है उनको लेके हैं। इसके अलावा आप सामाजिक स्तर पर देखते हैं वही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सभी चीजों की बात की जाती है। ठीक है, फिर है वित्तीय समावेशन। आप देखते हैं कि जो लोग अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे बैंकों से इनका कनेक्टिविटी नहीं होना,
आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया, कितने सारे लोगों का इसमें जो है वो खाता खोला गया, लगभग 50 करोड़ प्लस लोगों का खाता खोला गया है। और आप देखते हैं कि इसमें करीब करीब अब लोगों का खाता खोला जा रहा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। इसके अलावा जो आप देखते हैं पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई है, जो आप इसमें डाक विभाग में आप देख सकते हैं डाक बैंक की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो फ्री ऑफ कोर्स है वो अकाउंट फ्री ऑफ कोर्स ओपन किया जा रहा है। तो कई सारे जो है इनिशिएटिव, मतलब लोगों के खाते खोले जा रहे हैं, और जो पेंशन वगैरह और कई सारी व्यवस्थाएं उनको डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट जो ट्रांसफर बेनिफिट का है वो आधार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आप देखते हैं फिर सामाजिक सुरक्षा हो गया। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में पेंशन हो गया, वृद्धों के लिए व्यवस्था करना होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आप देखते हैं कि आप जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके उनके कार्यस्थल पे उनके लिए व्यवस्था करके, या फिर उनके लिए और जो व्यवस्था है वो करके कई सारे प्रावधान इसे किए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और जो मुख्य धारा में लोग रह गए हैं, वंचित लोग, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाती है। ठीक है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुख्य धारा में नहीं उनको मुख्य धारा में लेकर आए। जो गरीब हैं तो उनको बीपीएल की सुविधा देके, बाद में उनके लिए एपीएल की सुविधा देके, या फिर आप देखते हैं कि जो गैस सब्सिडी देके, तो और कई सारे जो इनिशिएटिव है वो लिए गए। आप देखते हैं बीमा है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा परिवहन है, इसके अलावा और सर्विस के जो कई सारे सेक्टर हैं उन सभी के अंदर जो है वो, इसके अलावा स्किल्ड जो कार्यक्रम लागू किया गया उसके अंदर महिलाओं की, पुरुषों की, विद्यार्थियों की, सभी की लगभग भागीदारी उसमें सुनिश्चित की गई। ठीक है, अब मामला ये आता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो जो क्रियान्वयन है वो कितना क्या हो पाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना क्या होता है वो डिपेंड करता है। अब वहां पर जो प्रशासनिक क्षमता है, इसके अलावा शासन और प्रशासन की जो क्षमता होती है, वहां पर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां शामिल हो जाती है। आप देखते हैं जो पक्षपाती जो क्षेत्र है वो देखा जाता है, पक्षपात किया जाता है, जो निष्पक्षता का आधार वो नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही जो अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित नहीं होती है, और जो कागजी कार्रवाई है वो केवल एक कागज के ऊपर होती है, जो ग्राउंड लेवल पे है वो अभी भी चीजें हैं वो अधूरी रह जाती है। तो आप देखते हैं उन चीजों को, लेकिन ये चुनौतियां भी है इनके लिए। ठीक है, जो शिक्षा के अंदर वंचितता का जो प्रक्रम है, इसका मतलब कि अगर आर्थिक समृद्धि बढ़ भी रही है तो रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो ये पेड़ जो व्यवस्थाएं हैं, कई सारे चुनौतियां भी हैं इनके लिए, लेकिन आप देखते हैं कि दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हम चुनौतियों को भी पढ़ेंगे साथ में, और जो इसमें क्या चीजें हैं वो भी शामिल है वो भी। फिर है महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं का उत्थान करना, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना, उनकी आय की जो है समानता है, उनके लिए जो आय का जो समानता का आधार है वो तय किया जाए, पुरुषों के इक्वल जो कार्य क्षमता है और जो वेतन का आधार है वो इक्वल तय किया जाए। इसके अलावा डे नाइट का जो सिस्टम है वो बंद किया जाए, भाई रात को काम नहीं कर सकते ऐसा कोई आधार नहीं है, महिला की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कब कितना क्या काम करे। ठीक है, इसके लिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट जो कार्य का जो निर्धारण वो करे। इसके अलावा जो महिलाएं अगर मान लो कि विवाह के बाद में अगर जॉब में है और विवाह के बाद में अगर जैसे मां बनने का जो अवसर मिलता है, तो उसके अंदर जो मातृत्व लाभ है वो भी उनके लिए एक सुनिश्चितता का आधार है, वो भी तय किया गया। ठीक है, भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, वही चीज है। क्षेत्रीय असमानता देखते हैं कि एक क्षेत्र के अंदर आय की समानता ज्यादा है, एक के अंदर आय की समानता जो ज्यादा है, एक में ज्यादा है एक में कम है। ठीक है, और आप देखते हैं इसके आधार पर भी, प्रति व्यक्ति आधार पर भी देखते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी देखते हैं, जो आय की असमानता वो अलग अलग है। फिर आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विकास का जो अंतराल है और जो शहरी क्षेत्र में विकास है, दोनों के अंतराल में काफी गैप देखा गया है। एक में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सुविधाएं हैं, पैरामीटर्स हैं, वो बेहतर किए गए हैं, एक जगह कम किए गए हैं। हो सकता है कि क्रियान्वयन के अंदर समस्या हो, पहुंच तक सुनिश्चित में दिक्कत हो सकता है अवसंरचनाओं का निर्माण में जो समस्याएं आती है, बाधाएं उत्पन्न होती है, वो सारी है। ठीक है, कई सारे आधार हैं। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता अंतर को कम करना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि केवल शहरी क्षेत्र को ही जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो वहां प्रोवाइड करवाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को इसे इग्नोर किया जाए। अब देखते हैं कि वर्तमान समय में आप जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो सुविधा मिल रही है, वो सुविधा आप देखते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र, जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का जो आधार है, वो इंग्लिश मीडियम का आधार वो यहाँ पर भी है,
लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका जो ग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। आप देखते हैं बेहतर जो उत्तर जो क्वालिटी मिलती है शिक्षकों के अंदर वो नहीं मिल पाती है। केवल एक फॉर्मेलिटी का आधार होता है, क्योंकि ना तो बच्चों को पता है इस बात का, ना उनके कंपटीशन के अंदर कोई दूसरा है जो उनसे इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन करे, क्योंकि सबका लेवल एक जैसा ही हो गया उधर। और कुछ अगर मान लो बोलते भी हैं तो उसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, कुछ आधारभूत चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं केवल उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो फ्रेंचुअली जो आप देखते हैं कि बिल्कुल एकदम खुले तौर पर जो इंग्लिश भाषा का जो उपयोग है वो नहीं हो पाता है, वो भी काम चलाऊ चीजें हैं वो चलती है। तो वो सारी चीजें शिक्षा के ऊपर भी डिपेंड करता है, शिक्षा का जो क्षेत्र है उनके ऊपर। आप फिर स्वास्थ्य क्षेत्रों में देखते हैं कि ग्रामीण स्तर के अंदर पहले की बजाय अब जो मेडिसिन का अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है, और बेहतर जो चिकित्सक है उनकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित की गई है। तो कई सारे आधार यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं देखा गया कि भाई ये शहरी क्षेत्र के अंदर है, ये ग्रामीण क्षेत्र, हालांकि अंतराल है, ऐसा नहीं कि अंतराल नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों को इसमें बताया गया। फिर है रोजगार बढ़ाना। अब रोजगार बढ़ेगा कैसे? जब आप औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दोगे तब बढ़ेगा। लेकिन औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा कब मिलेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ावा मिलेगा? यहाँ पर उत्पादन का जो क्षेत्र है, श्रमिक जो कौशल युक्त जो श्रमिक वहां पर मिले, मतलब सस्ती श्रमिक अगर मिल जाए कहीं पर, लेकिन वो एजुकेटेड हो, ठीक है। दूसरा, आप श्रमिक की जो भागीदारी है वो उनके काम आप देखते हैं कि एक जो श्रमिका के आधार देखते हैं, एक औपचारिक क्षेत्र में होता है रोजगार, एक अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर होता है। औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो है वो बहुत कम है, जो मैक्सिमम है वो 90% प्लस जो है वो अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर है। आप रेडी पटरी वाले को देखते हैं, इसके अलावा जो आप दुकानदारों को देखते हैं, कृषि क्षेत्र के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, और अन्य जो दुकान खोल के रखे हैं वो सभी जो है इनफॉर्मल सेक्टर है उनके अंदर है। और इन्हीं सभी चीजों को आप देखते हैं तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इनका इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है, इनका जो इनकम टैक्स का आधार है जीएसटी है, इनकी जो पेंशन है, या फिर और जो पैरामीटर जो डिसाइड किए जाते हैं जो औपचारिक सेक्टर में है सुरक्षा के आधार वो इनमें तय नहीं है, काम के घंटे वो तय नहीं है। तो कई सारे जो पैरामीटर है। अब यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर है इनको फॉर्मल सेक्टर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या इनके लिए कुछ उपाय है, कोई प्लानिंग है, कुछ एक रोड मैप बनाया है, क्या है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। मेरे पास एक रोड मैप है तो हम उसका भी संदर्भ करेंगे, ठीक है। कैसा क्या किया जाए जिसकी वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर है, क्योंकि इसके सामने एक चुनौती आ रही है। और क्योंकि चुनौती किस चीज की है कि अब क्या है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो रोजगार है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है संविदा के ऊपर, मतलब एग्रीमेंट जो बेस है वो रोजगार है वो मिल रहा है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इनकी तरफ इनिशिएटिव कर रही है, प्राइवेट एजेंसियों को या फिर कोलिब्रेट करके क्या करती है, जो रोजगार के लिए भर्ती करती है और उनके बाद में एक फिक्स्ड जो टर्म कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनसे रोजगार का जो सेवा में है वो लाभ लिया जाता है। उनके बाद में उनको अभी वो आगे की क्या प्रोसेस है उनके लिए वो निश्चितता का आधार नहीं है। फिर है कौशल विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। स्किल्ड जो लेबर है वो डिपेंड करता है, एक स्किल्ड होता है लेबर होता है, लेकिन एक स्किल्ड है एक नॉन स्किल्ड है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक रूप से जो लोग करते हैं, एक स्किल्ड को सिखाया जाता है। उसके लिए नई एजेंसियों का इस्तेमाल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनमें, और इसके अलावा जो बजट का जो पैमाना है वो भी इनके लिए और खर्च करें, अवसंरचनाओं का निर्माण करें। लेकिन जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो भी तो बेहतर हो, इनके लिए भी जो सिखाने का जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी एक सरल हो, प्रैक्टिकल हो, वो आधारभूत संरचना और पहुंच सुनिश्चित हो, वहां पास में ही कोई सेंटर मिल जाए। लेकिन वहां पर है कि सेंटर ओपन किए जाते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो व्यक्ति वहां पर कभी पहुंचता ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी की जाती है कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट के अंदर इसका नाम हो चुका है कि इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आप जाके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, ये है। लेकिन क्या उसने सीखा है वो उसको चेक करने का, वो कितने दिन वहां पर आया है, उसकी जो फॉर्मेलिटी जो भी है क्या वो चेक की भी, इसके आधार को नहीं देखा गया। और कई सारी जो विवेचना है ये भी है। लैंगिक भेदभाव को कम करना, स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसकी बात है, ठीक है। क्योंकि महिला होने के नाते पहले तो कई सारे जो अवसर है उनको पीछे आप देखते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है। दूसरा, फिर जब वो घर के अंदर काम करते हैं तो उनके कार्य है उसको भी जीडीपी के अंदर काउंटिंग नहीं किया जाता है, उनके जो काम की जो भूमिका है वो उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं की जाती। तीसरा, आप देखते हैं कि जो आप कार्यस्थल है उनके ऊपर जो यौन शोषण है या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है
या फिर महिलाओं की जो भागीदारी है, वो एक डर का जो माहौल है, वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, कई सारे जो आधार हैं उनके आधार पर जो महिलाओं की भागीदारी है वो पीछे रह जाती है। अब महिलाओं को अगर आगे लेके आना है तो आपको शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, मतलब सामाजिक जो सुरक्षा है और आर्थिक जो निर्भरता है वो उनके ऊपर लानी पड़ेगी। और यहाँ पर होगा कि जब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी सेम अवसर पर पुरुषों के बराबर, तो एक समय आएगा जब उनकी भी भागीदारी धीरे धीरे के जो बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, उनकी भी भागीदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम एकदम से नहीं होता, उसकी एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे करके ऐसा किया जा सकता है। फिर आप देखते हैं कि जो स्वास्थ्य, क्योंकि लैंगिक भेदभाव जो ग्रामीण स्तर है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर ग्रामीण स्तर पर जो मानसिकता का आधार है वो परंपरागत और जो रूढ़िवादी आधार है वो आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो महिलाओं को क्या है कि पढ़ाई के स्तर पर उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल, खुशहाली और स्वच्छता। तो इन सभी चीजों को भाई इन सभी को बढ़ाया जाए। किसको? स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है इसमें सुनिश्चितता की जाए, इसमें अच्छा काम किया जाए। ठीक है, सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसके अलावा जो पोषण है, पोषण का आधार आप देखते हैं कि जो महिलाओं में एनीमिया की समस्या होती है तो वो एक बड़ी समस्या है, आप देख सकते हैं। और आप देखते हैं कि जो बच्चों के अंदर कुपोषणता का आधार है वो भी काफी सारा है। ठीक है, कौशल है, स्किल डेवलपमेंट करके ऐसा किया जा सकता है। खुशहाली, आदमी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो उसकी प्रसन्नता का आधार भी होना चाहिए। तो उसमें कई सारी, एक आप देखते हैं कि जो कुशलता रिपोर्ट निकलती है उसके बारे में जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्वस्थता को बढ़ाना, ये भी देखो कई सारे पैमाने आ गए इसके अंदर समावेशी में। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कुशल, ये कौशल और खुशहाली, हैप्पीनेस जो इंडेक्स आता है, ठीक है, ग्लोबल जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और स्वच्छता का जो आधार है उसके लेके भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब हमें जो यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल हैं और 1 से लेके जो 17 तक है उनके अंदर भी हम देखेंगे। जैसे पहला है जैसे पॉवर्टी है, फिर बाद में आप देखते हैं भुखमरी है, तो उस आधार पर जितने भी है वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में है सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात हुई है। यहाँ पर आप देखते हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर आप देखते हैं जो पारदर्शिता है, सत्यनिष्ठता है, इसके अलावा गैर तरफदारी है। आप देखते हैं कि लोगों के लिए व्यवस्था बेहतर करना है और जो व्यवहार है वो भी बेहतर होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, समायोजन जो वित्तीय समायोजन है वो भी इसमें होना चाहिए, सुनियोजित जीवन है, एक ऐसा नहीं हो कि उथल पुथल भरा जो जीवन है वो हो। ठीक है, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, सुविधाओं के नाम पर आपको जो घटिया किस्म की जो सुविधाएं वो मिल रही है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक पैरामीटर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल, आप देखते हैं इतनी सारी चीजें इसमें शामिल की गई है। सतत विकास, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं लेकिन एक बार ऊपर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें बात करते हैं। ठीक, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जो समावेशी विकास, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है समृद्धि और दूसरा है विकास। आप देखते हैं तो इसके अंदर जो ये है मात्रात्मक, ठीक है, और आप देखते हैं इसको ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है, फिर बाद में आप देखते हैं जीडीपी के बाद में जीएनपी हो गया, फिर आप देखते हैं एनडीपी हो गया, ये सारे टर्म के हैं हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनएनपी हो गया, ठीक है, फिर आप इसी को देखते हैं कि जो ये है, ये जो नेशनल इनकम है वो मानी जाती है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर आप देखते हैं जो कुल आय है, जैसे मान लो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या है, और जब आप इसमें भाग लगाते हैं टोटल कुल आय का, ठीक है,
अगर कुल आय का भाग लगाते हैं जनसंख्या में या फिर इनमें भाग लगाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है जो पर कैपिटा इनकम है वो निकल के आ जाती है। हम जब ये पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तब हम लोग करेंगे बात, ठीक है। ये इसमें शामिल होती है, ठीक है, समृद्धि दर वगैरह इधर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि समावेशी विकास में और क्या चीजें, देखो सबका, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें होगी। पहला इसके अंदर अवसंरचनात्मक विकास, ठीक है। आप देखते हैं इसके अंदर सेवाओं में विकास, ठीक है। आप देखते हैं जो महिला और पुरुष दोनों के बीच में आप ये बोल सकते हैं जो लैंगिक समानता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। इस पर जो आय की असमानता है इसको दूर करने की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं बेहतर शिक्षा, या आप ये देख सकते हैं कि जो बेहतर जीवन स्तर है उसकी बात कर सकते हैं कि ये सुनिश्चित हो, ठीक है। इसके अलावा आप और कई सारे जो क्षेत्र आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं जो कौशल विकास है, ये सभी चीजें हैं, ये आप देखते ही हैं। ये एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये, ठीक है। तो बहुआयामी अप्रोच के आधार पर आप देखते हैं जो विकास की दर है वो इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। आप कई सारे जो आप देखते हैं कि अभी ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई किसी, ये सभी की बात इसमें की जाती है, हमने ऊपर भी पढ़ा है इसको। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई रह जाता है बीच के अंदर, जैसे विकास की धारा से अगर वालों को वंचित रह जाता है, मैं एग्जांपल देता हूं, पहले मैं इसको समृद्धि को बता देता हूं उसके अंदर, ठीक है। इसकी भागीदारी कैसी है कि विकास का संबंधित और इन दोनों का कैसे है, ठीक है। अगर मान लो समृद्धि होगी तो इसकी गणना किसमें करेंगे, जीडीपी के अंदर, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर मान लेते हैं कि समृद्धि दर मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब आप देख रहे हैं अब जीडीपी बढ़ी कैसे है आपको पता होगा, इसका मतलब उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। तो उत्पादन बढ़ा है तो सीधी सी बात है कि रोजगार भी बढ़ा होगा। तो आप इनकी जब गणना देखेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब देखो उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। उत्पादन बढ़ा है, रोजगार मिला है, तो रोजगार मिला है तो आप देखते हैं कि जो लोगों की आय है वो बढ़ी है, और अगर आय बढ़ी है तो ये लोग खर्च भी करेंगे ज्यादा। अब खर्च किस चीज में करेंगे, ये शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, पोषण के अंदर, या अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, मतलब जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये आय का जो एक हिस्सा है वो इसमें खर्च करेंगे। इसके अलावा एक आधार और समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझते जाइए। आप जो वीडियो है इसको वापस रिकॉल करके देख सकते हैं। देखिए समृद्धि हुई है, ठीक है, ग्रोथ हुई है, इसका मतलब जीडीपी बढ़ी है, ठीक है। जीडीपी के अंदर क्या है, वस्तु एवं सेवा दोनों के अंदर ग्रोथ हुआ है, समृद्धि हुई है, मतलब वस्तु और सेवाओं के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगर इसकी बढ़ोतरी भी है तो आप देखते हैं कि तो
जो आय है, अगर मान लो जीडीपी बढ़ी है, इसका मतलब उत्पादन बढ़ा है। अब उत्पादन किन क्षेत्रों में बढ़ा है, तो वस्तु और सेवाओं के क्षेत्र में जो उत्पादन है वो बढ़ा है, ठीक है। और अगर उत्पादन बढ़ा है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है। मतलब रोजगार में वृद्धि होगी। अब रोजगार में भी आप देखोगे तो एक है जो श्रमिक है। अब श्रमिकों भी देखते हैं, तो आप देखते हैं एक औपचारिक, या फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एक कौशल युक्त है, मतलब स्किल्ड लेबर है। एक आप देखते हैं अनस्किल्ड लेबर है। एक जो श्रमिक है आप देख सकते हैं, एक जो कौशल युक्त है। कौशल युक्त का मतलब होता है कि जिसको व्यवहारिक तरीके से, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं किसी भी चीज को, आप उसको व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आप उस चीज को, काम को सीख लेते हैं। जब उस काम के अंदर आपका जो अनुभव है और उसके अंदर जब आप एक्यूरेसी आ जाती है अच्छे से, ठीक है, उसको बनाने के, उस काम को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। आप सकते हैं कि लोगों को रोजगार मिला है, तो आप देखते हैं क्षमताओं का निर्माण हुआ है। निर्माण होगा कारण क्योंकि कौशल युक्त जो लेबर है वो काम कर रहे हैं, और इधर अनस्किल्ड, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जो रोजगार है, रोजगार की बात कर लेते हैं। पहला समृद्धि, फिर बाद में समृद्धि अगर बढ़ी है तो उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार अगर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं इधर जो आय है, ठीक है, आय भी बढ़ेगी। और आय बढ़ेगी तो आप दो काम करेंगे, एक करेंगे बचत और एक करेंगे खर्च। जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको समझाया, आप देख सकते हैं कि अगर समृद्धि बढ़ी है मतलब ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है तो प्रोडक्शन तो वह है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसका मतलब यहां जो इनकम है वो भी बढ़ी है, ठीक है। और बचत, यहां सेविंग भी लोग करेंगे, ठीक है। एक तो जो अगर आय बढ़ रही है, ठीक है, एक बचत कर रहे हैं तो बचत का आधार भी बनता है, ठीक है। और बचत का आधार क्या होता है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया। और दूसरा है खर्च, तो लोग खर्च भी करेंगे, किसके लिए, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। अब जीवन स्तर बेहतर किसे बनेगा, आप बेहतर जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा तक आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की जो सुनिश्चितता है वो कर सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ले सकते हैं, पोषण है, जो पोषण के लायक, पोषण युक्त जो भोजन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्किल के लिए जो भी कोर्स है आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आने वाले जो भी खर्च है आप उसके अंदर ये रुपया खर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये। अब दूसरा है कि जो बचत है, बचत कहाँ होता है, आपने मान लो कि बैंक के अंदर बचत जो है वो किया, ठीक है, बचत खाता है, उसके अंदर आपने सेविंग की, ठीक है। और सेविंग का जो आधार है वो आपने एक हिस्सा जो है वो बचत के लिए रख दिया। और बचत अगर मान लो होगी तो आप पैसा कहां जमा कराओगे, बैंक के अंदर। अगर बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे तो बैंक के अंदर जो है वो तरलता बढ़ेगी। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर कि अगर मान लेते हैं कि अगर आय बढ़ी है, तो अगर आय बढ़ती है, ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो खर्च करता है और दूसरा बचत करता है, मतलब उसकी बचत बढ़ेगी और दूसरा खर्च भी करेगा वो। अब खर्च किस चीज में करेगा वो, शिक्षा के अंदर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इसके अलावा कौशल विकास में, एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं उनके अंदर खर्च करता है, ठीक है। और बचत का आधार देखते हैं तो हम लोग यहां ले लेते हैं कि अगर बचत करता है तो पैसा कहां जमा करवाता है वो, तो वो करवाता है बैंक के अंदर, ठीक है। एक तो बैंक के अंदर पैसा जमा करता है। अब बैंक के अंदर मान लेते हैं कि लोगों का पैसा जाएगा
तो बैंक के अंदर जो तरलता है मतलब पैसा है, धन बढ़ेगा। और बैंकों के पास अगर धन बढ़ेगा तो बैंकों के पास जो है वो वितरण के लिए ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेगी, बैंक जो है वो इसको ब्याज पर देगी पैसे को, और ब्याज पर देगी तो ब्याज से क्या कमाएगी, वो लाभ कमाएगी। और जो बैंकों का जो लाभ जो ब्याज बचता है इसको बोलते हैं संपत्ति। और संपत्ति क्या होती है, मात्रात्मक इकाई है। और फिर संपत्ति बढ़ेगी, अगर बैंकों की संपत्ति बढ़ती है इसका मतलब तो जो फिर ब्याज का जो दर है फिर वो क्या करते हैं, इसके लिए और व्यवस्था करते हैं। ठीक है, वो व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं फिर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं कि अगर बचत का एक आधार तो मैंने ये देख लिया बैंकों का। दूसरा, यहां से मैं वापस इसको क्लियर कर देता हूं और हम लोग वापस पढ़ते हैं इसको यहां से कि अगर मान लेते हैं कि आय बढ़ती है, ठीक है, और आय बढ़ती है तो लोग अगर खर्च करते हैं वहां पर और खर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, मांग जनरेट करते हैं। ठीक है, मांग जनरेट करते हैं तो मांग जनरेट करेंगे तो उसकी पूर्ति के लिए जो उत्पादन करता है वो क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और जैसे उत्पादन को बढ़ावा देंगे वैसे जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, समृद्धि कह सकते हैं। देखो, और फिर बाद में वृद्धि होगी तो वहां पर जो रोजगार है वो मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर कॉन्सेप्ट वही घूम रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर समृद्धि बढ़ रही है तो जीडी आप देख सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है तो क्या करते हैं, लोग खर्च करते हैं, और खर्च करते हैं मार्केट के अंदर तो मांग क्रिएट करते हैं बाजार के अंदर, और बाजार के अंदर मांग क्रिएट करते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं कि जो उत्पादन करता है, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, वो उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और उत्पादन को बढ़ाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलता है तो वही फिर आय बढ़ती है इनकी, और आय बढ़ती है तो वापस वही खर्च होता है। खर्च किन में होता है, जो सामाजिक जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जो भी सारी चीजें हैं उन सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट वापस आता है। और यहाँ अगर रोजगार मिलता है तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजों को, अगर आय बढ़ती है, समृद्धि होती है तो इससे क्या क्या चीजें दूर होती है। अब समृद्धि दर है, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई। ठीक है, ग्रोथ हो गई, मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ गई। मैं ये इस संदर्भ में बता देता हूं, भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ गई। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 4 ट्रिलियन प्लस जो है वो भारत की इकोनॉमी है। ठीक है, टोटल 4 ट्रिलियन। ठीक है, ये जीडीपी भारत की और बढ़ रही है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ में ले लेता हूं और जीडीपी है वो इस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो जो पैसा आ रहा है जीडीपी से, जो आय है, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर जीडीपी की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बता देता हूं, यदि भारत की जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब उत्पादन बढ़ा है तभी जीडीपी बढ़ी है। बात वही है ना, उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब अगर उत्पादन बढ़ा है तो आय भी बढ़ी है, और आय बढ़ी है तो खर्च भी उतना ही कर पाएंगे। मैंने वही बताया आपको कि उत्पादन जितना बढ़ा है, ध्यान रखना, जितना उत्पादन बढ़ा है उतनी ही आय आप कर पाएंगे, और जितनी आय आपके पास है खर्च भी आप उतना ही कर जो है खर्च कर पाते हैं। ठीक है, अब खर्च जो का जो आधार है, आप देखते हैं सरकार कहती है कि हमारे पास जीडीपी तो बढ़ गई, ठीक है, भारतीय समृद्धि दर बढ़ रही है, लेकिन रोजगार जो है वो नहीं दे पाए, मतलब रोजगार विहीन जो समृद्धि है वो है। एक टर्म देख लेते हैं, रोजगार जॉबलेस ग्रोथ जो रेट है उसको बोलते हैं।
मतलब जॉबलेस ग्रोथ रेट है वो बात करते हैं, मतलब रोजगार विहीन समृद्धि। मतलब भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं दे पा रही है, ठीक है। अब रोजगार ना दे पाने के क्या कारण है, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर रोजगार है तो रोजगार है, रोजगार में यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो बड़ा बने तो वो इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये जो आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। रोजगार के मान लो है तो रोजगार मिलता है, देखो एक तो मिलता है औपचारिक, मतलब जो संगठित क्षेत्र है, ठीक है। संगठित औपचारिक, इसको आप फॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर संगठित क्षेत्रों के अंदर। और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, आप इसको बोल सकते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। अनौपचारिक इसको बोल सकते हैं इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर। इस आधार पर दो प्रकार के आधार हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, रोजगार के हैं। अब आप रोजगार देखेंगे तो पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर है, खनन है, ठीक है, और कृषि से संबंधित जो और गतिविधियां हैं वो सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। फिर देखते हैं द्वितीय के अंदर, द्वितीय के अंदर आप देखते हैं इंडस्ट्री का जो काम होता है वो सारा इसमें है, कोर उद्योग है, और जो कोर उद्योग नहीं है बाकी लोग हैं, एमएसएमई हो गया, वो सारी चीजें इसमें आ रही है, ठीक है। फिर आप देखते हैं तृतीय सेक्टर, यह है सर्विस सेक्टर, और इसका रोल सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन आप देखते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर आपका अगर क्वालिफिकेशन हाई है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, जो सेकेंडरी और जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंदर रोजगार करोगे, ठीक है। अगर आपके पास हाई एजुकेशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे कि जो रोजगार के क्षेत्र हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, ना कि हायर जो वैल्यू है, जो पैकेज वाले हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बता देता हूं, पहले तो ये देख लो, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। औपचारिक सेक्टर मतलब आप देख सकते हैं, जैसे आप जो आप देखते हैं जहां पर सुरक्षा है, ठीक है, पेंशन है। पेंशन का आधार तो सरकारी सेवाओं में कर दिया, जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी और अब न्यू पेंशन स्कीम लेके आई, तो उसका प्रावधान है, जब पेंशन पढ़ेंगे तो इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सुरक्षा है, पेंशन है, इसके अलावा वेतन भत्ता है, ठीक है, ग्रेजुटी है, और कई सारे जो आधार हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, यह बीमा मिलता है, इंश्योरेंस ये है, पेंशन है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। फिर समय का जो समय की निश्चितता है वो निश्चित है, यहाँ पर भाई आपको 8 घंटे काम करने हैं सरकारी सेवाओं में, या फिर यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। असंगठित क्षेत्र के अंदर इसके अपोजिट में है, देखो पहला सुरक्षा नहीं है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है, काम के निश्चित घंटे नहीं है, ठीक है। अब जो श्रम सुधार किया गया है, श्रम सुधार के अंदर जो है काम की जो निश्चितता है वो की गई है, सुरक्षा, पेंशन, ये सारी चीजें की गई, लेकिन इतने दिन बाद में, क्यों, क्योंकि भारत के पास जो आर्थिक समृद्धि का जो आधार था वो इतना पहले नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे जब आर्थिक ग्रोथ रेट जो बढ़ती है तो हमारे पास धन आता है, और धन से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सुधार करते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा सुरक्षा नहीं है, पेंशन नहीं है, निश्चित घंटे नहीं है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है इनको कभी भी, मतलब सुरक्षा तो नहीं है, कभी भी निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। रोजगार मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा यहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, मार्केट के अंदर वही आदमी बन पाएगा, मार्केट के अंदर वही होगा जो यहाँ प्रतिस्पर्धा में बना रहेगा, ठीक है। एक तो ये क्षेत्र। दूसरा है कि जो जहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, छोटे दुकानदार हैं, काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले, एग्रीकल्चर करने वाले हैं, ये जितने भी सेक्टर, तीनों सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो इनमें भी शामिल है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। दोनों के आधार बताए यहाँ पर पहले, ठीक है। तो अब इन सब चीजों की गारंटी कौन देगा यहाँ पर। अब मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो गारंटी का आधार क्या है, कल को कोई आदमी हो गया तो उसका अगर मान लो दुर्घटना हो गया तो दुर्घटना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी है,
इंश्योरेंस नहीं है उसका, क्योंकि इसके पास इतनी जागरूकता नहीं है, वो काम के क्षेत्र में इतना नहीं है, जब उसके पास सुरक्षा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो वो क्लेम कहां कर पाएगा। अब तो धीरे धीरे क्या है कि जो इंश्योरेंस का सेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आम आदमी तक जो है इंश्योरेंस है वो पहुंच रहा है। ठीक है, ये है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आदमी इन सभी क्षेत्रों के अंदर काम करेगा तो आय तो आएगी, और आएगी तो खर्च भी करेगा, खर्च करेगा तो उसका पैसा वही रोटेशन में वापस चलता रहेगा। अब इससे देखो क्या हो सकता है कि मान लो इसमें ग्रोथ रेट बढ़ती है और इससे विकास होता है, मान लो कि जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब सरकार की जो आय है वो भी बढ़ती है। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ती है तो सरकार की आय भी बढ़ती है, तो सरकार जो है वो खर्च भी करती है, किस पॉलिसी के तहत, राजकोषीय पॉलिसी के तहत, फिजिकल फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति है, अपने राजकोष से पैसा निकालती है और खर्च करती है, किस चीज में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, मतलब विकास के जितने भी जो मल्टी डायमेंशनल जो भी अप्रोच है उन सभी धाराओं के अंदर क्या करती है, खर्च करती है सरकार। इसके अलावा आप देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर खर्च करते हैं, लेकिन जब सामाजिक आधार को देते हैं, यहां पर क्या किया जा रहा है, मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन, प्राइमरी लेवल तक है आप बात करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के अंदर आप देखते हैं कि जो बेहतर, इसके अलावा जो बीमा है, बीमा सरकार के द्वारा न्यूनतम दरों के ऊपर ये व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। इसके अलावा पोषण के लिए आप देखते हैं जो न्यूट्रिशन आधारित जो खाद्य पदार्थ है वो सारी चीजें इसमें देखते हैं, और कौशलता की सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इन सभी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अगर इनके अंदर खर्च करेंगे तो सरकार से पैसा तो जाएगा, सरकार क्या कर रही है, देखो जीडीपी बढ़ रही है तो सरकार की आय बढ़ रही है, और आय बढ़ रही है तो सरकार एक तरफ खर्चा कहां कर रही है, इस तरफ कर रही है, दूसरी तरफ कहां कर रही है, जीडीपी के बढ़ाने वाले जो आयाम है उनके ऊपर खर्च कर रही है। और बाकी अब सरकार के पास जब जीडीपी का आधार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, तो सरकार के पास आय के साधन कौन से हैं, सरकार क्या करती है, टैक्स वसूलती है, दो तरीके से, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरीके से। ठीक है, अब जिनकी आय बढ़ती है तो उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और टैक्स जब आधार पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जीएसटी पढ़ते हैं तो जीएसटी के अंदर भी जो अप्रत्यक्ष है वो शामिल किया गया है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है इनके ऊपर क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो सरकार की आय तो बढ़ रही है, और सरकार की आय बढ़ रही है, इसका मतलब देखो पहले उत्पादन हुआ, ठीक है, जीडीपी बढ़ी मतलब उत्पादन हुआ, आय बढ़ी, आय बढ़ा तो सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है। एक कहां कर रही है, एक सामाजिक क्षेत्र के अंदर कर रही है, एक आर्थिक अवसंरचनात्मक चीजों में रुपया खर्च कर रही है। अब आर्थिक अवसंरचनात्मक में रुपया खर्च करती है सरकार किन किन चीजों में, तो मैं बात करता हूं, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। सरकार एक मान लेते हैं कि रेलवे लाइन जो है वो बना रही है, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। तो अब रेलवे लाइन बन रही है तो आप देखो रेलवे के लिए पहला कर्मचारी कौन से, कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक चाहिए यहां पर काम करने वाले, ठीक है। जो वेतन यहाँ जो फिक्स वेतन लेने वाले हैं और जो दिन प्रतिदिन के आधार पर भी काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर रोजगार मिल जाता है। जिन जिन क्षेत्रों के अंदर देखो रोजगार के जो क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे लाइन है, तो वहां आसपास के अंदर जो भूमि है, भूमि का मूल्य है वो बढ़ता है। पहला, जब भूमि का मूल्य बढ़ेगा यहां पर, जब रेलवे लाइन बिछेगी तो यहां पर जो है वो मार्केट बनेगा, मार्केट बनेगा, भूमि का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां पर जो अब भूमि का वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं। एक तो आधार है। दूसरा, अवसंरचना, सरकार क्या कर रही है, रेलवे लाइन बना रही है मतलब अवसंरचना का निर्माण कर रही है, पुल का निर्माण करना होता है, ब्रिज का निर्माण करना होता है, इसके अलावा माइन, जो कई सारे आधार हैं
पाइपलाइन डाल रहे हैं या और जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी जो अवसंरचना के अंदर आ रहे हैं। आप ऊर्जा के क्षेत्र में देख लो, बिजली के क्षेत्र में देख लो, जल के क्षेत्र में देख लो, सामाजिक सुविधाओं के क्षेत्र में देख लो, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनानी है, रिसर्च सेंटर बनाने हैं, ठीक है, ये सभी IITs बनानी है, कई सारे क्षेत्र हैं इन सभी के लिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा ना, और रोजगार मिलेगा तो फिर उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, जो मैंने बताया था कि वो जो गरीबी का दुष्चक्र था उसको तोड़ देंगे। वो जो पहले जो गरीबी के दायरे में था, ठीक है, वो गरीबी के दायरे को तोड़ देगा, कारण क्योंकि उसकी आय बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये लोग जब गरीबी के दायरे में हैं और तो गरीबी के दायरे में ज्यादा है, तो उनको तोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ ऐसे कार्यक्रम लेके आती है जहां पर क्या किया जाता है, उनको रोजगार कौशल युक्त चीजें हैं जहां से उनकी आय बढ़े, और जैसे आय उनकी बढ़ेगी तो वो क्या करें, अपने बच्चों को क्या करें, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह दे पाए। और यहां से क्या होती है, फिर जो पीढ़ी है वो एक संपत्ति युक्त जो है, मानविक संपत्ति के रूप में काम करता है जो जनसंख्या। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखो क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। अब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि समावेशी विकास के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, ठीक है, सबको साथ में लेके चलना होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे क्या क्या समस्या, अभी के लिए चुनौती कौन कौन सी चीजें हैं। देखो गरीबी एक चुनौती है, ठीक है, ये इसके लिए, ठीक है। अब इस गरीबी से क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा इनको, रोजगार। लेकिन रोजगार मिलेगा कैसे, जब हम इसको कौशलतापूर्वक ट्रेनिंग सेंटर, कोई ना कोई काम इसको ऐसा सिखाएंगे जहां से इसको फैक्ट्री में या आसपास में कहीं पर इसको जॉब मिले या खुद अपना काम स्टार्ट कर ले, ठीक है। दूसरा एक तो ये है, दूसरा इनको ब्याज मुक्त या कम ऋण पर जो है वो लोन देंगे। अब लोन कौन दे सकता है, हो सकता है कि सरकारी हो और एक हो जो बैंक दे। स्थानीय स्तर पर भी है कई सारे जो कृषिगत लोन है वो दिए जा रहे हैं, फिश हिस्ट्री के ऊपर लोन दिए जा रहे हैं, सोलर पावर प्लांट के ऊपर लोन दिए जा रहे हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर करने के लिए लोन दिए जा रहे हैं। अपना छोटा मोटा जो MSME जो उद्योग है वो स्थापित करने के लिए अगर आपके पास कौशल है तो आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ऋण की संख्या भी बढ़ेगी और जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर, अगर इनको ये मिलेगा, दो तरीके से बता दिया मैंने, गरीबी से, ठीक है। तीसरा, अगर इनकी गरीबी दूर होगी तो भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यही आधार है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए व्यवस्था मिल गई। तीसरा, अगर इनकी आय बढ़ेगी तो पोषण युक्त खाना खाएंगे तो जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, और यहां पर क्या होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा, ठीक है। ये कौशल युक्त जो जनसंख्या है उनमें शामिल होंगे। हमारे कब से कितना माना जाता है, 15 से लेके 59 वर्ष तक माना जाता है, किसमें, भारत में, विकासशील देश में। इसलिए भारत विकासशील देश है, इसलिए इसको 15 से 59 वर्ष माना गया है। जो कुशल जो कार्यशाली जो जनसंख्या है उसकी बात है, ठीक है। और दूसरा, 15 से लेके आप 59 प्लस जो आप 63 के लगभग मानते हैं वो है विकसित देशों के अंदर, इनके अंदर माना जाता है, दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं विकसित देशों के अंदर वो बेहतर है, गुणवत्तापूर्ण है, इसलिए यहाँ पर ऐसा माना गया है, ठीक है। और बाकी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। क्या क्या चीजें दूर होती है इससे मैंने बता दिया आपको। अगर समावेशी विकास होता है तो ये इनके चैलेंज भी है, इनको ही दूर करना होता है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आय की असमानता है इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। खत्म करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब इसका ग्राफ बताऊंगा तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा और एक के पास कम पैसा, दोनों का अंतराल अलग अलग है, ठीक। ये इसके अलावा और कई सारे क्षेत्र है, ठीक। बेहतर शिक्षा होगी, मतलब जीवन स्तर है बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा अवसंरचनात्मक विकास होगा,
इससे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो वो साइकिल वापस चलता रहेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। इसी वीडियो के अंदर हम लोग कर लेते हैं सतत विकास की बात। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं सतत विकास की। ठीक है, ये सतत विकास को लेकर पढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहा है, ये ऐसा विकास, ध्यान रखना इस बात का, परिभाषा को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं हो। ठीक है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं हो। फिर बाद में है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास को बढ़ावा दिया जाए। फिर है कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था और समाज, पर्यावरण अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संतुलन बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ये आप देख लिया, आपने देख लीजिए, ये इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है, मैं इसमें कुछ चीजें समझा देता हूं आपको, यही समझा देता हूं, इसी में समझा देता हूं ना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात करते हैं। ये कह रहा है कि देखिए दो प्रकार की व्यवस्था है, एक है एक है वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है। ठीक है, एक है भविष्य की पीढ़ियां जो आने वाली है। ठीक है, दोनों तरीके से इसमें शामिल किया जाता है समावेशी विकास। यह समावेशी की बात करता है। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना और उनके लिए विकास की बात करना, तो ये है इसमें। ठीक है, समृद्धि और डेवलपमेंट दोनों को शामिल किया गया, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, बहुआयामी सूचकांक की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की बात करते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए है कि आप संसाधनों का इतना ही उपयोग करें या इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप क्या करें, वो संसाधन बचा के रखें। अगर आपके पास ईंधन है, कोयला है, या और जो ऑयल है, गैस है, जो भी ऐसे सीमित संसाधन है, वो आप ऐसा नहीं हो कि अभी खर्च कर दें और भविष्य के लिए आप बचाकर ना रखें। ठीक है, आप ऐसा नहीं करें। इस चीज को ध्यान में रखा गया क्योंकि इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा पर्यावरण क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति में ही खत्म हो जाता है वो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं सतत, ठीक है, विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखते हैं कि हम विकास के लिए अवसंरचना बना रहे हैं। ठीक है, अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। मान लेते हैं कि रेलवे, हमको रेलवे लाइन बिछानी है। अब ये एरिया है, ठीक है, और इधर से रेलवे लाइन जानी है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहां पर क्या होगी, इनकी कटाई होगी। यहां कटाई होगी तो पेड़ कटेंगे तो जमीन है वो लूज होगी, यहां पर स्लो होगी। जब भी यहां बारिश होगी तो ये मिट्टी का क्या होगा, यहां पर कटाव होगा, और मिट्टी का कटाव होगा तो यहां से जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो बहकर कहां चली जाएगी, आगे चले जाएगी। तो यहां की जो पहली जो गुणवत्तापूर्ण जो परत थी वो यहां से क्या होगी, निकल कर आगे निकल गई। अब यहां जो मिट्टी है या मृदा के अंदर क्या होगा, ये असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, मृदा कटाव से ये चीजें हैं, यहां की जो भूमि का जो क्षमता है वो कमजोर होने लग जाएगा इससे। ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर जो पर्यावरण नुकसान कैसे होगा, अब मान लो कि यहां पर पेड़ पौधे आपने काट दिए तो यहां क्या होगा,
गर्मी के मौसम के अंदर लू मतलब गर्म हवाएं चलेगी यहाँ, और जब गर्म हवाएं चलेगी तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो पहले आराम से घरेलू स्तर पर जो पेड़ पौधों की जो छायाओं में रहते थे, ठीक है, वो हो सकता है कि वो कूलर लगा ले, ठीक है, लेकिन यह पता चला कि अब इन लोगों के लिए इनके काटने से यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ के लोगों की जो कूलर की क्षमता थी वो उसकी मांग बढ़ा दी इन्होंने, मतलब इनका खर्च बढ़ा दिया इधर। पहला, इनको नए फैन खरीदने पड़ेंगे, नए कूलर खरीदने पड़ेंगे, हो सकता है कि एसी की जरूरत पड़ जाए क्योंकि यह गर्म स्थिति ज्यादा हो गई, हो सकता है कि आदमी हैजे से खत्म हो जाए, हैजा की समस्या ज्यादा होगी, और जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिश अगर वहां थोड़ी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां मच्छर ज्यादा होंगे और वहां स्वच्छता, और दूसरा जो बीमारियां मलेरिया वगैरह है, ऐसी कई बीमारियां यहाँ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तीसरा बता देता हूं, अगर आप मान लेते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, अगर आप पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है, और पेड़ों की कटाई करते हैं तो इस पर जो वन्य जीव था, वन्य जीव जो था, आप देखते हैं वन्य जीव के अंदर आप देख सकते हैं जो भी वन्य जीव है, इनकी छत्रछाया में यहां पर जो इसका बसेरा था, वहां पर इसका वो जो है वो घर का नुकसान होगा, पहला। दूसरा, जो वन्य जीव है ये अपने एरिया से, हम लोग सोच रहे हैं कि कई बार देखते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, तो मुझे बताइए कि गलती किसकी है, हम लोग उनके एरिया के अंदर प्रवेश किए हैं या वो हमारे एरिया में आ गए? वो हमारे एरिया में नहीं है, वो क्षेत्र उन्हीं का ही है, हम लोगों ने उनके जो व्यवस्था थी उसके अंदर क्या किया, हस्तक्षेप किया है, ये देखिए यहां पर, तो ये पूरी व्यवस्था क्या होती है, बिगड़ जाती है। हम लोगों ने क्या किया, जीव आया और जीव क्या हो गया, घरों के अंदर प्रवेश किया, हमने क्या किया, एक जीव को मार दिया, जीव को मार दिया। अब पता करिए कि यह जीव किन चीजों को खाता था वहां पर, इसका भोजन का आधार क्या था, जिस भोजन का आधार था वो भोजन का आधार जो खाने वाला था वो ही खत्म हो गया, तो इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, आसपास के जो क्षेत्र थे घास वगैरह पेड़ पौधे, इनको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, और खा जाएंगे तो वहां पर फिर इनके लिए व्यवस्था जो ग्रीन एरिया होता है वो नहीं बन पाएगा, और छाया इनके पास बच नहीं पाएगी, तो जो सूर्य की किरणें होगी वो डायरेक्ट क्या होगी, पृथ्वी पर पड़ेगी, और एरिया क्या होगा, गर्म होगा। आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग है, और परिणाम स्वरूप आप क्या देखते हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आप देखते हैं ये कितना बड़ा एरिया है, इसने आप वर्तमान समय में देखेंगे तो सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं तो सर्दी का एहसास ज्यादा नहीं हो रहा है, और यहां पर गर्मी अभी इतनी ज्यादा पड़ने लग गई, तो गर्मी के अंदर क्या हालत होगी, तो पानी का संरक्षण कैसे होगा, जल संरक्षण के लिए समस्या आएगी, जल की जो मांग है वो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि कूलर मशीनीकरण जो चीजें होगी, अब कूलर मान लेते हैं, अगर कूलर की डिमांड बढ़ेगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, देख लीजिए, और इनकी जरूरत पड़ेगी तो बिजली की खपत ज्यादा होगी, तो बिजली को, अगर बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोयला या जो भौतिक संसाधन है इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन करेंगे, और कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो यहां से क्या होगा, फिर वही चीजें, वो जो कार्बन का सर्किल है वो चलता रहेगा, और भूमि को क्या करेगा, वो गर्मी करेगा, ठीक है, और जो कार्बन है वो जाकर क्या बैठता है, वो पेड़ पौधों के ऊपर जाकर बिछ जाता है आसपास के एरिया के अंदर, और उससे क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरणें हैं उनको ऑब्जर्व करता है, तो वहां से फिर गर्म स्थिति वापस हो जाती है, और यही व्यवस्था बार बार वापस चलती रहती है, और एक लंबे टर्म के अंदर 30-35 साल के बाद में एक परिवर्तन देखने को मिलता है जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और यही क्या होता है, इसका खर्चा अब पता लगे, अब इसका रिजल्ट कैसे देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, आप देखते हो, अब देखते हैं आपदा आ गई, एक जगह बाढ़ आ गया, एक जगह सूखा पड़ रहा है, दोनों के अंदर स्थिति खराब है, एक तरफ ज्यादा पानी है तो इसके वितरण की समस्या
जो है वो बनी हुई है, दूसरा एक तरफ सूखा इधर पानी नहीं है। अब क्या होगा, इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास स्थिति क्या होगी। आप देखते हैं किसान आत्महत्या क्या कर रहा है। आप पढ़ रही है, किसको पढ़ेंगे आप, एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट पढ़िए आपको खुद पता लग जाएगा। फिर आय की असमानता पढ़ेंगे तो किसानों की स्थिति पढ़िए, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। बहुआयामी विकास देखते हैं तो उसके अंदर कौन पीछे रह गया, आप उसको पढ़िए। आय की असमानता देखते हैं तो कुछ लोगों के पास, कुछ 1% लोगों के पास या 5% लोगों के पास आप देखते हैं कि 50% प्लस लोगों की जितनी संपत्ति है, इतनी इतनी परसेंट में संपत्ति है, तो जिनके पास संसाधन ज्यादा होंगे तो उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो उनका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है और वो गरीबी के दायरे में, वो लोग क्या करते हैं, वो गरीबी के सर्किल में फंस जाते हैं वापस। ये आपस में सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, ये आपको समझने का वो है। अब देखिए आप, ये सारी चीजें हैं। अब ये पर्यावरण का क्षेत्र है सतत प्रक्रिया में, लेकिन देखिए हम लोग केवल किसका विनाश किया है, पेड़ पौधों को काटा है इसे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है कि वृक्षों को भी बचाया। अगर मान लेते हैं कि 100 वृक्ष काटे गए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 100 वृक्ष कम से कम वहां लगाए। लेकिन केवल पेड़ पौधे केवल डॉक्यूमेंट्स में लगाने से नहीं, इनके पालन पोषण जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या जो इसके लिए जिम्मेदार जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों के अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं इनकी ग्राउंड लेवल की स्थिति, आप समझिए इन चीजों को। ये पेड़ के नाम पर क्या कर लेते हैं, पेड़ पौधे लेकर आते हैं छोटे छोटे या छोटे बड़े जो भी है, इनको लगाते हैं। लगवाते हैं, ऐसा नहीं कि लगवाते नहीं, लगवाते हैं ये, ठीक है। सरकार जितना पैसा देती है उससे कम गुणवत्ता वाला, जितना इसकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो कैपेबिलिटी वाला जो पौधा है वो नहीं खरीद पाते, सस्ता खरीदते हैं। चीपेस्ट जो है वो प्लांट्स वगैरह लेते हैं और यहां पर क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन बाद में किसी कारणवश, कई सारे कारण हैं, चाहे हो कोई सुरक्षा के कारण हो या संरक्षण या कुछ और घटना, जिसकी वजह से क्या होता है, इन पेड़ पौधों का संरक्षण है वो संरक्षण पूरी तरह नहीं हो पाता है। हो सकता है जलापूर्ति नहीं हो सकता है कि अधिक जो तेज हवाएं चले उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है कि जो आसपास के जो जानवर हैं वो उनको खा जाए, जीव जंतु जो भी है वो खाए। तो कैसे भी करके उनका संरक्षण का आधार नहीं है। वो पेड़ पौधे जो है आपने 100 लगाए तो मुश्किल से 10, बहुत बड़ी बात है कि 10 पेड़ पौधे ही वहां पनप पाते हैं, बाकी 90% खत्म हो जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ आती है प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक जो जवाबदेही है वो। हम पर्यावरण की बात केवल डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, मेंस के एग्जाम में करते हैं, हम इंटरव्यू के अंदर कर देते हैं, हमारा और जो दायरा है वो उसको पढ़ लेते हैं। जब ग्राउंड लेवल में करने की बात आती है तो वही जो क्षमता है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे, तो आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए टीम बनाए, कुछ भी करें, कोई व्यवस्था करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मेथड करें, पर इन पेड़ पौधों को बचाएं। आप देखते हैं राजस्थान के अंदर जो खिचड़ी बचाव जो आंदोलन है वो कितना बड़ा पड़ाव के ऊपर चल रहा है। लोग बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उधर से लोग है ना जयपुर विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, पैदल कूच कर रहे हैं और उसके ऊपर कानून बनाने की बात की कि भाई इसको बचाया जाए। आप देखते हैं कि राजसमंद का एक जिला है, राजसमंद एक एरिया है जहां पर पिपलाद नाम का एक गांव है, जहां पर एक बेटे के जन्म होने पर वहां पर एक पेड़ लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कि कई आधार हो सकते हैं वहां पर। आप कई लोगों ने इसके लिए जान दी, लेकिन आप देखते हैं इसका मूल्य कहां चुकाना पड़ रहा है। अब देखो पर्यावरण की क्षति में एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, यही समझ लीजिए। लास्ट है, बस आपको फिनिश करते हैं यहीं पर ही, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बाद फैक्ट आएगा खूब। जब फैक्ट आएगा तो आप सोचोगे कि अब तो फैक्ट ही आ रहा है, केवल ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आपको फैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। मैं बात करता हूं इसकी। देखो मान लेते हैं समृद्धि होगी, विकास की बात भी हो रही है, ठीक है, लेकिन विकास जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तो
घटना हुई, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन आप घटना कौन कौन से देखते हैं? आपदा देखते हैं। आपदा में वनाग्नि लग गई, पेड़ पौधे काट दिए ना, पेड़ पौधे काट दिए तो बीज कहां पनपेंगे? और बीज नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे काट दिए तो बीज नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे तो उनकी जड़ी गहराई नहीं होगी, तो मृदा का क्षरण होगा। दूसरा, जो वहां पर जो जीव जंतु है वो नहीं रह पाएंगे। जीव जंतु नहीं रहेंगे तो वो घोंसला वगैरह नहीं बना पाएंगे। जो अंतर क्रिया है, ये छोटी छोटी क्रिया हम इनको पढ़ाते नहीं है। जब आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, इनके संबंधों को पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था से जोड़ के पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है। और सबसे अच्छा काम है कि यूपीएससी के सिलेबस में ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। ये समझने का केवल वही है, कोई समझा दे आपको। देखिए, आपदा आ गई, वनाग्नि हो गई, एक तरफ है बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखा पड़ गया। ये देखिए आपदा आ गई। अब अगर मान लो सूखा पड़ रहा है, क्या इसकी वजह से कोई प्रभाव पड़ता है? अब सूखा पड़ गया तो सूखा जिस एरिया में पड़ता है तो आप ध्यान किए वहां की जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न स्थिति कमजोर हो जाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके लिए खाद्यान्न उत्पादन करवाए या खाद्यान्न की व्यवस्था करवाए। तो सरकार के राजकोष से क्या करना पड़ता है? इनके लिए खरीदना पड़ता है। इसीलिए देखते हैं आप एमएसएफ की जो व्यवस्था है वो यहां देखते हैं, एमएसपी की व्यवस्था देखते हैं। सरकार खाद्यान्न वो है वो खरीदती है, बाद में इनको बेचती है। ठीक है, ये देखो। फिर बाद में सूखा पड़ता है। अब सूखा पड़ रहा है तो घास नहीं उगेगी। फिर कृषकों के लिए जो चारे की व्यवस्था होती है, जो पशुओं को खिलानी है, और पशुओं को चारा अगर नहीं खिलाएंगे महंगा होगा, तो जो पशुधन है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो गाय जो है, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी है, ठीक है, तो उनके जो आय का संसाधन है, मतलब दूध दही छाछ घी, ये सारी चीजें हैं वो नहीं मिल पाएगी, वो महंगा होगा। ठीक है, वो महंगा होगा तो आय जो व्यक्ति है उसकी आय पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जितना जो बचत कर पा रहा था वो बचत नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए कितना सारा चीजें, जीवन शैली से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। फिर बाढ़ आ गई तो आपके बने बनाए घर हैं वो यहाँ बहकर चले गए। तो आपके लिए वापस क्या करना पड़ेगा? सरकार को आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। सरकार को फिर अपने आय से पैसा निकालना पड़ेगा। अगर सरकार की टोटल आय का पैसा अगर सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में लग गया तो अवसंरचना विकास में पैसा रह जाएगा। सुरक्षा है, डिफेंस है, जो साइंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इन सब में पैसा नहीं लग पाएगा, वो पैसा यहीं पर लग जाएगा। इसीलिए सरकार को देखो गरीब कल्याण योजना लेके आनी पड़ रही है, खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ रही है, सब्सिडी है, ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये सारी चीजें हालांकि जरूरत है, लेकिन आप देखिए इस चीज को कि जिसको जरूरत नहीं है उसको इससे दूर किया जाए। आपके पास ऑप्शन क्या है इसका? ये देखिए ये सारी चीजें हैं। वनाग्नि होगी तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु वो खत्म हो गए, तो जो वहां पर लोग रह रहे थे तो उनकी जीवन शैली वहां प्रभावित होगी। तो वो क्या करेंगे? अपने एरिया को छोड़कर कहां करेंगे? वो प्रवासन करेंगे। ये लोग भी प्रवासन करेंगे। अब प्रवासन होगी तो इनको बस ये कहां करेंगे? ये गांव से कहां चले गए? रोजगार के क्षेत्र में शहरी। अब शहरी क्षेत्र के अंदर लिमिट के अंदर संसाधन थे तो ये क्या करेंगे? यहां जाकर मान लेते हैं कि 1 लाख लोग हैं, ठीक है, 1 लाख लोगों के लिए जल की पूर्ति होती है वहां पर। भाई पता चले कि 50 साल तक 1 लाख लोग हैं और इनकी जो पीढ़ियां बढ़ रही है इनके लिए है, लेकिन पता चला कि 20,000 लोग यहाँ पर आ गए, तो ये क्या करेंगे? इनके संसाधनों के ऊपर भारी पड़ेंगे यहाँ पर। तो संसाधन पहले 1 लाख का था, अब 1,20,000 का हो जाएगा। संसाधन क्या होगा? कम होगा, जल की आपूर्ति कम होगी, और जल की आपूर्ति कम होगी, जिसके पास पैसा होगा वो जल खरीद लेगा, जिसके पास नहीं है वो दिक्कत होगी। तो देखिए संसाधन होगा, फिर यहाँ पर भीड़ होगी यहाँ पर, तो ये लोग घर पे रहेंगे, वहां पर किराए पे देंगे, तो अपनी आमदनी का पैसा यहाँ पर, तो इनके लिए एक के लिए रोजगार बन जाएगा और दूसरे आय का संसाधन बन जाएगा, और दूसरे के लिए अब इनके पास पैसा नहीं तो वो कहाँ रहेंगे? अब वो गरीब आदमी है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? शहर के अंदर तो वो कच्ची बस्ती के अंदर जाकर रहेगा, रेलवे लाइन सड़कों उसके आसपास में रहेगा, कहीं ना कहीं कच्ची बस्ती में रहेगा, तो उसकी जीवन आधार कैसा रहेगा? उसका आधार गरीबी भुखमरी इन सभी क्षेत्रों के अंदर गिर जाएगा। और यही चीजें हैं कि देखो सतत विकास क्या करती है? उसको प्रभावित करती है। किसको? सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो भी सारी चीजें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, इन सब चीजों की आपूर्ति नहीं होने की वजह से, इनकी कमी होने की वजह से क्या होगा? समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। ये है तो सरकार के लिए क्या हो जाएगा? वो चैलेंज हो जाएगा। सरकार ग्लोबल लेवल में अपने आप को ऊपर स्थान बढ़ाना चाह रही है, लेकिन इनको ये भी देखना पड़ेगा। तो अब सरकार क्या कर रही है? सारी अप्रोच को एक जगह कर रही है, इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बहुआयामी अप्रोच।
एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रही है वो, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा पोषण है, इन सभी पैरामीटर को क्या कर रही है, एक जगह जोड़ रही है, कनेक्टिविटी कर रही है एक जगह। यही चीज है, ठीक है। तो इस आधार पर इनके लिए समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो इसके अंदर तो आपका प्रीकम में जो चीजें हैं ये आपको समझ के लिए मैंने बताया ये, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सारे विषयों को पढ़ाऊंगा, देखिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि इनका प्रभाव क्या हो सकता है। ये भी लास्ट है यहाँ पर, ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा लेकिन देख लीजिए आप, ठीक है। पहला हम सिलेबस के अंदर पढ़ रहे, देखो अगर सतत विकास नहीं होगा तो समाज के अंदर क्या होगा, विभाजन। किसको बढ़ावा मिलेगा, हिंसा को, और किसको, क्षेत्रवाद को। क्योंकि एक जगह के लोग अगर यहां रोजगार इनका खत्म हो जाएगा इन आपदाओं की वजह से, तो ये क्या करेंगे, प्रवासन करेंगे किसके क्षेत्र में, रोजगार के लिए, कहां, दूसरे क्षेत्र के अंदर। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक आदमी की सैलरी मान लो 1200 रुपए यहां पर मजदूरी है कारीगर की, ठीक है, और 600 रुपए यहां मजदूरी की है। दूसरा आदमी आता है दूसरे क्षेत्र के अंदर, मैं एग्जांपल देता हूं, ए क्षेत्र है और बी क्षेत्र का है, ठीक है, और ये दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। ये क्षेत्र है, यहां पर पहले एक आदमी को 1200 रुपए और 600 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, ये जो कुशल श्रमिक है, ठीक है, उसको मिल रहे थे, और अकुशल श्रमिक है उसको 600 मिल रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति यहां पर आ गया प्रवासन के क्षेत्र में, तो इसको क्या हुआ, इसने कहा कि मैं 200 रुपए में काम करने के लिए तैयार हूं, और इसने कहा कि मैं 500 रुपए में काम करने के लिए तैयार हूं। तो यहां के लोगों को क्या चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने लोगों को छोड़कर इन लोगों को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो लोगों को रोजगार था वो इनका रोजगार क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, और रोजगार छिन जाएगा तो इनके पास ऑप्शन क्या होगा, इनकी आय जो है वो बंद हो जाएगी। आय बंद हो जाएगी तो इनकी जरूरतें वो कम हो जाएगी, मतलब जरूरतें हैं, वो जो जरूरतें बढ़ रही थी उनको क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे तो क्या करेंगे, मांग कम करेंगे, और मांग कम करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन को बढ़ावा ज्यादा नहीं मिलेगा, और सरकार के ऊपर क्या होगा, जिम्मेदारी आएगी, और सरकार अपने राजकोष से क्या करेंगे, इनको गरीबी के क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। यही चीजें यहाँ पर होगी इन लोगों को। तो ये लोगों की जो मानसिकता है वो इन लोगों से क्या करेंगे, नफरत करने लग जाएंगे। जैसे आप देखते हैं साउथ और इंडिया, मतलब नॉर्थ और साउथ, इस चीज का देखते हैं कि यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ बढ़ती है क्षेत्रवाद की समस्या। ये किसको बढ़ावा देती है, हिंसा को, नफरत को, इन सभी चीजों को बढ़ावा देती है। यहाँ पर देखिए अब केंद्र और राज्य के अंदर क्या होता है, आपस में टकराव होता है। जो संघात्मक जो व्यवस्था है, सहयोगात्मक जो संघात्मक व्यवस्था है वो क्या होती है, धूमिल होती है यहाँ पर, उसके लिए चुनौती बन जाती है यहाँ पर। ये देखिए कई सारी चीजें यहाँ पर आसपास में। अब यही टकराव क्या करती है, यहाँ का व्यक्ति भी नहीं आ जाएगा तो ये इनके खिलाफ हिंसा होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई, कई सारे समझाने के मेरे पास आधार है, लेकिन हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो एक, लेकिन बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, ठीक है, ये अवधारणा है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। 4 वीडियो बने हैं, 3 वीडियो बने हैं, ये चौथा है, ये तीसरा वीडियो है, बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए कि इस चीज को मैंने आराम से घरेलू स्तर पर चीजों को बताया है, आप आराम से इसको वीडियो को आराम से देखिए। तीसरा है कि इसके बाद में जब मैं बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट भी चीजें आएगी, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब बताऊंगा मैं, आर्थिक समृद्धि से संबंधित है, विकास से है, इनसे संबंधित है, सब चीज रिपोर्ट आएगी धीरे धीरे, ठीक है। और इसलिए क्योंकि पहले समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, ठीक है, और एक दूसरे से विषय से क्यों, आपको रटने की जरूरत नहीं है इस चीजों में। ऐसा कोई विषय नहीं है लगभग तो इसको ये टच नहीं करता, ये सभी जगह टच करता है, बस आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। अपराध हर चीजों से संबंध है इसका आप देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से इसका संबंध है, इसका सोसाइटी से है, सोशल जस्टिस से है, इसका गवर्नेंस से है, राज व्यवस्था से इसका संबंध, आर्थिक विकास से है इसका संबंध, इसका नैतिकता से संबंध है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है इसका, आप देखते हैं इसको सामाजिक न्याय से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है इसका, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है इसका संबंध, आप देखते हैं सारी चीजों से इसका संबंध है। बस हम लोग क्या करते हैं कि एक विषय को पकड़ते हैं और उसी के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। आप इनको अगर आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी और समझ में भी आएगी, ठीक है। मेरा काम इसीलिए था ताकि मैं आपको चीजें समझाऊं, ठीक है। थैंक यू।